नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड राज्य अपना 24वां साल पूरा कर चुका है और 25वें साल में प्रवेश कर चुका है। इस तरीके से उत्तराखंड की सिल्वर जुबली जल्द ही पूरी हो जाएगी। इस पर क्या कुछ राज्य में तैयारियां की गई हैं, इस पर पूरी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। 24 साल का हो चुका उत्तराखंड विकास के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन इस दौरान अब भी कई ऐसे सेक्टर मौजूद हैं जिसमें विकास होना बाकी है। यानी पहाड़ और मैदान के बीच की जो खाई है, उस खाई को पाटना बहुत जरूरी है। पहाड़ों पर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना आज भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और ऐसे में तय ये किया जाना चाहिए कि राज्य सरकारें तय करें कि 2025 के लिए क्या कुछ लक्ष्य निर्धारित हो सकते हैं ताकि राज्य में समुचित विकास हो सके। जिस समुचित विकास की बात तब कही गई थी जब राज्य पृथक राज्य का आंदोलन यहाँ पर लड़ा गया था, जिस उत्तराखंड बनने के बाद जिसके सपने राज्यवासियों ने देखे थे कि आज उनके सपने पूरे होंगे क्योंकि अब अपना राज्य बन चुका है, लेकिन आज भी वो सपने अधूरे हैं। ऐसे में आवश्यकता उस चीजों की है। राज्य सरकार ने भरोसा तो दिलाया है, सूबे की जो सत्तासीन सरकार है, कि विकास के लेकर काम किया जाएगा, जो चीजें छूट गई हैं, जो कमियां रह गई हैं, कमियों को दूर किया जाएगा। लेकिन अब भी लोगों को आश्वासन या भरोसा कराना बहुत जरूरी है कि सरकार उस दिशा में काम करेगी, क्योंकि अब भी लोगों के सपने अधूरे हैं और उन सपनों को पूरा होते हुए लोग देखना चाहते हैं। कैमरामैन नसना चाहता है कैंतुरा, इंडिया। वहीं अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खैर विधानसभा में जनता को संबोधित किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहनवाज। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का दौर है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा में उपचुनाव होना, उन्हीं 9 विधानसभा में से एक विधानसभा अलीगढ़ की खैर विधानसभा है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सभा को संबोधित करने के लिए अलीगढ़ पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा भाजपा के प्रत्याशी पूर्व सांसद स्वर्गीय राजवीर सिंह दिलेर के बेटे सुरेंद्र सिंह दिलेर को प्रत्याशी बना है। तो वहीं सुरेंद्र सिंह दिलेर के लिए आज उनके द्वारा एक सभा को संबोधित करते हुए वोट मांगने का कार्य किया गया है। इधर सभा को संबोधित करते हुए मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर चुटकी ली है। उनके द्वारा मंच से कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिस तरीके से दर्जा प्राप्त दिया गया है वह कहीं ना कहीं गलत है और मुस्लिमों को 50% आरक्षण दिया गया है, जबकि सभी वर्ग के लोगों को इसमें आरक्षण देना चाहिए, जबकि पिछली जाति के लोग कहाँ जाएंगे। इधर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस राजा महेंद्र प्रताप को भूल चुकी है। हमारी सरकार के द्वारा राजा महेंद्र प्रताप के नाम से एक राज्य विश्वविद्यालय बनाया गया, वहीं सारी योजनाओं का सभी लोगों को लाभ दिया जाता है। इधर उनके द्वारा कहा गया कि जिस तरीके से सपा बसपा के लोग और अन्य संगठन के लोग खिलवाड़ करते हैं और कहीं ना कहीं समुदाय को बांटने का कार्य करते हैं, वह कहीं ना कहीं सिर्फ एक वोटों की राजनीति है। बाकी जितने भी काम है भारतीय जनता पार्टी खैर विधानसभा में वह सारे कार्य करेगी। इसी मंच से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वोट मांगने का काम किया है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। तो वहीं आपको बता दें कि यूपी में उपचुनाव की बयार चल रही है। इसी बीच करहल उपचुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया और इस दौरान शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव ने तेज प्रताप यादव के लिए जहां एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए मीडिया कर्मियों से बात की और उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि महिला सुरक्षा की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, मगर महिलाओं का आरक्षण शायद भूल गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इसका ध्यान रखा और 6 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। जिसको लेकर जब DAP खाद की बात की गई तो उन्होंने कहा लंबी
लंबी लंबी लाइनें हर समिति पर लग रही हैं। यह सरकार किसानों को डीएपी खाद भी समय से उपलब्ध नहीं करा पा रही है। डीएपी खाद या किसानों को सिंचाई की समस्या हो जैसी कई ऐसी समस्याएं जो किसान परेशान चल रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। और तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो उपचुनाव 9 सीटों पर हो रहा है उस पर समाजवादी पार्टी की मोहर लगेगी और समाजवादी पार्टी ही जीत कर आएगी। शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से वार्ता की है और वहीं तो उन्होंने स्वागत समारोह जो कार्यक्रम के बाद उन्होंने कई भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने वाली पार्टी भी कहा है, कोई कार्य करती नहीं है, लोगों को झूठे वादे करने वाली पार्टी बताई जा रही है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। वहीं उपचुनाव की चलती बयार में बयानों के बौछार के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंचे। आपको बता दें कि मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ और इसके बाद इससे लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिरोर मंडी समिति के पास ही एक जनसभा को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुजेश प्रताप सिंह यादव के समर्थन में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि भारतीय जनता जो पार्टी कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब इसी बात को लेकर उन्होंने कहा मथुरा में भी कन्हैया जी की जो प्रतिमा है, मंदिर है, उसको कृष्ण भगवान की स्थापना होनी है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ही पूरा कर पाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी इस जो भी लक्ष्य ले रही है वो पूरा कर रही है? समाजवादी पार्टी इस बात से आखिर सहमत क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही उस मंदिर को बनाया है अयोध्या में भगवान श्री राम का। तो वहीं समाजवादी पार्टी के कहा है कि गुंडों की पार्टी है, कटोगे तो बटोगे नारे भी उन्होंने साफ तौर से मन से कहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है और मजबूत संगठन में ही अनुजेश प्रताप जी जुड़े हैं और आपके लोग आपके बीच का ही जो प्रत्याशी बनाया गया अनुजेश प्रताप को, इसको अगर जिताएंगे तो यहाँ गिरोर में और पूरी विधानसभा में विकास की एक नई लहर आएगी और गंगा बहेगी। तो वहीं उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते हैं कि कोई अन्य यादव यहाँ का विधायक बने। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने जमकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है और अखिलेश यादव और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को लेकर कहा है कि उनकी पार्टी आज वो जहां भी होंगे वहां देख रहे होंगे उनके सुपूत ने समाजवादी पार्टी का सत्यानाश कर दिया है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। तो वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने आज आकांक्षा हाट का उद्घाटन किया। और क्या है ये आकांक्षा घाट और क्या कुछ इसकी तैयारी की गई, इस कार्यक्रम को लेके सीएम योगी ने किस तरीके से इसका उद्घाटन किया है, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय शुक्ला। इसके इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान संस्थान में आज आकांक्षा समिति का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकांक्षा समिति के कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया। उसके बाद आकांक्षा समिति के कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की पत्नी रश्मि सिंह, जो कि उसकी चेयरमैन और सचिव हैं, उन्होंने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम में होने वाले जो आकांक्षा हाट का कार्यक्रम है, सभी जिलों के हाट बाजार यहाँ लगाए जाते हैं। हाट बाजार में जिलाधिकारी की पत्नियां उसकी सचिव हुआ करती हैं, चाहे झांसी हो, बनारस हो, मुरादाबाद हो, आगरा हो, प्रतापगढ़ हो, लखनऊ हो, सारे जनपदों की यहाँ के जो भी हाट बाजार में लोग सम्मिलित होते हैं, वहाँ के उत्पादक यहाँ ले आकर के वो बिक्री किया करते हैं। इसी के साथ हाट बाजार में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जिसमें बिहार की मैथिली ठाकुर ने अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। शाम के और 2-3 बड़े कलाकार बुलाए गए हैं, जिनका कार्यक्रम संपन्न होगा। हाट बाजार की स्थिति ये हुई है कि खरीदारी को लेकर के लोगों में एक उत्साह सा बना हुआ है, जहां पूरे प्रदेश के जिलाधिकारी की पत्नियां, उनका स्टाफ बाजार में आए हुए हैं। वहीं लखनऊ के आसपास के लोग भी, जो बड़े लोग हैं, जो अधिकारी वर्ग हैं, वो हाट बाजार में पहुंच करके खरीदारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की पत्नी रश्मि सिंह ने सारे लोगों से अपील की है कि हाट बाजार में इस तरह का सहयोग अगर बना रहा तो हाट बाजार आने वाले दिनों में एक नया रिकॉर्ड कायम कर सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत बड़ी उपलब्धि आकांक्षा समिति को होनी जा रही है
जिनका एमओयू NRLM से किया गया है, उसके तहत जो भी उत्पाद बनाए जाएंगे उनकी खरीदारी भी NRLM कर सकता है। इससे उनको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उनका उचित मात्रा मिल जाएगा। सहयोगी राहुल के साथ संजय शुक्ला, लखनऊ। तो वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद दिल्ली के चुनाव होने हैं और इसे लेकर कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बताएं कि कांग्रेस ने न्याय यात्रा शुरू की है और कांग्रेस के न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन था। इस दौरान ये यात्रा कहां तक पहुंची है, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय चौहान। लगातार कांग्रेस का जो दिल्ली के अंदर न्याय यात्रा है वो उसका बिगुल बच चुका है। लगातार दूसरे दिन भी गौरी शंकर मंदिर में जाकर के देवेंद्र यादव जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्होंने पूजा अर्चना की और लगातार लोगों से संपर्क में है। बता दें कि देवेंद्र यादव का कहना है कि लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिलकर दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रही है उसमें अब हम पूछ चुके हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अब नहीं सहेगी क्योंकि काफी समय से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को नर्क में धकेल दिया है। क्योंकि बात करें विकास की या सड़कों की या प्रदूषण को लेकर के ऐसे कई मुद्दों को लेकर के अब वो लगातार यात्राएं करते जा रहे हैं। बता दें कि 70 की 70 विधानसभाओं में देवेंद्र यादव अपने कार्यकर्ता को साथ मैदान में है। बता दें कि पूरे कहा देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि लगातार मैं अब दिल्ली की जनता को एक एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ क्योंकि जो कांग्रेस ने काम किया वो शायद अब न बीजेपी ने किया अपने MCD में, न ही आम आदमी पार्टी ने किया। अब देखना होगा कि आखिरकार इस न्याय यात्रा से क्या दिल्ली कांग्रेस को फायदा होगा क्योंकि 2025 में जो चुनाव होने वाले उसको लेकर पूरी तैयारी से मौजूद है और मैदान में कूद चुके हैं। अब यही होगा आखिरकार क्योंकि कांग्रेस काफी समय से दिल्ली से लुप्त हो चुकी है और लगातार कहीं ना कहीं उसका फायदा आम आदमी पार्टी उठा रही दिल्ली की। अब देखना होगा 2025 में क्या आम आदमी पार्टी या फिर जो कांग्रेस है क्या गठबंधन में सरकार चुनाव लड़ेगी या फिर सरकार बनाएगी, समय ही बताएगा। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइस। तो वहीं अगली खबर देहरादून से है जहां मसूरी में 13 साल की नाबालिग के साथ 40 साल के एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि एक शर्मनाक घटना मसूरी से सामने आई जिसे इस घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये पूरा क्या कुछ मामला रहा है जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई की है, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और लगातार देखा जा रहा है कि लड़कियों के बलात्कार कहीं न कहीं देखे जा रहे हैं। वहीं एक ताजा मामला मसूरी से निकलकर सामने आया है जहां पर एक 40 वर्षीय युवक ने 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और लड़की को स्वास्थ्य मेडिकल के लिए भेजा गया है और वहीं जो युवक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी पुलिस इसकी जाँच कर रही है। लड़की नाबालिग है लेकिन शुरुआती दौर में यही निकलकर सामने आया है कि 40 साल का जो युवक है उसने कहीं ना कहीं उस 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया है और अब आगे की कार्रवाई कहीं ना कहीं जांच पर टिकी हुई है कि जांच होगी और आगे की कार्रवाई किस तरह होगी देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस अब कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करने लगी है क्योंकि लगातार हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले भी इसी तरह का मामला एक राजधानी देहरादून से भी निकलकर सामने आया था जहां पर एक बस में सामूहिक बलात्कार नाबालिग लड़की के साथ कर दिया गया था और अब मसूरी के अंदर ये बलात्कार किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होना लाजमी है और जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार महिलाओं पर इस तरह के उत्पीड़न के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने साफ तौर पर बीजेपी को चेतावनी दी है, सरकार को चेतावनी दी है कि इस तरह के कृत्य उत्तराखंड के अंदर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि इस तरह के जो कृत्य करने वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरदोई से है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले हरदोई में हुए सड़क हादसे में, भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी और इस हादसे के बाद अब प्रशासन जागा है और ज्यादा सवारी वाले वाहनों का चालान काटा है। क्या कुछ है इस मामले पर पूरी जानकारी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। 11 लोगों की मौत के बाद आज हरदोई पुलिस एक्टिव मोड पर दिखी है। आपको बता दें कि आज हरदोई के पिहानी चुंगी पर यातायात प्रभारी प्रमोद यादव ने आज सघन चेकिंग अभियान चलाया जिसमें कि कई पिकअप गाड़ियां थीं जो कि वो पीछे सवारियां भर के जा रही थी और उसके बाद में उसमें वहां कई लोग 3
सवारी एक मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहे थे, जो कि कई रिक्शे थे ऐसे जो बैटरी रिक्शे ऑटो रिक्शा पे थे, जो कि उसमें ओवरलोडिंग सवारियां भरे थे, उनको जागरूक भी किया है और कई वाहनों को उन्होंने चालान करके सीज किया है। लेकिन आपको बता दें, लगातार इस तरीके के जो वाक्य हो रहे हैं, जो हरदोई में एक दिल दहला देने वाला वाक्य हुआ है जिसमें कि 11 लोगों की मौत हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखना ये होगा क्या ये यातायात माह चल रहा है, इस यातायात माह में कितना लोग जागरूक होंगे और कितना लोग इस यातायात का पालन करते हैं। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से है। आपको बता दें कि जिले के नगर पंचायत पलारी के भाजपा अध्यक्ष और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद हो गया, लेकिन इस विवाद का कारण क्या रहा है और विवाद के बाद क्या कुछ स्थिति रही है, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। जिले के पलारी नगर पंचायत में अध्यक्ष हर्षवर्धन वर्मा के साथ कल रात पुलिस और हर्षवर्धन वर्मा के साथ मारपीट हो गई। दोनों का आरोप है कि पुलिस ने बोला कि हमने मारा नहीं है और हर्षवर्धन वर्मा पुलिस ने मारा है करके। याद है कि भाजपा के कद्दावर नेता है हर्षवर्धन वर्मा और कल रात के 12 बजे दारू पार्टी चल रही थी। दारू पार्टी को पुलिस ने रात के 12 बजे पहुंचे उनके पास, तो जब वो नगर पालिका अध्यक्ष मिला तो अध्यक्ष विरोध करने लगा, तो पुलिस ने बोला कि रात के 12 बजे डीजे चल रहा है, आपकी कार में डीजे चल रहा है और आप इस प्रकार कर रहे हैं, ये गलत है। तो उतने में नगर पंचायत के अध्यक्ष भाजपा के मोनू वर्मा, उनके पर आरोप की मारपीट हुआ है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि दोनों ओर से रिपोर्ट दर्ज की गई है और दोनों का मेडिकल चल रहा है। याद है कि भाजपा के जब इस बात की घटना की जानकारी मिली तो भाजपा के नेता पलारी थाना पहुंचे और वहां पर थाने में खूब शोर मचाने लगे, उत्पात मचाने लगे और इसके बाद पुलिस इस घटना की जानकारी रात के ही एसपी विजय अग्रवाल को दी गई। विजय अग्रवाल ने असिस्टेंट एसपी अभिषेक ठाकुर को भेजा, अभिषेक सिंह को भेजा। अभिषेक ने स्थिति को सामान्य किया। सामान्य करने के बाद 1 घंटे के अंदर एसपी विजय अग्रवाल ने 3 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया, जिसमें परारी के थाना प्रभारी पराग को और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। उसके बाद माहौल शांत हुआ और तब ले के बाद को बनी। इस लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस प्रकार की घटना से कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया, जो आप आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस उसको सहज बना सकती है। लेकिन इस प्रकार की घटना भाजपा के शासन में जिले में अभी लगातार दामाखेड़ा में हुई, उसके बाद लोहारी में हुई और उसके बाद बलौदा में छरछेद में हुई। इस पर घटना लगातार होने से पुलिस का मनोबल भी टूट गया है और भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार इस प्रकार का विरोध और प्रदर्शन करने से कहीं न कहीं भाजपा को निश्चित नुकसान होगा और कांग्रेस को इसका फायदा होने की उम्मीद दिखती है। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदा बाजार से प्रदीप महेश। तो वहीं सीएम योगी के बयान बटेंगे तो कटेंगे के बाद से पूरे यूपी में एक पोस्टर वॉर शुरू हो गया था। आपको बताएं कि अगला मामला झांसी से आया है और इस नारे के बाद से ये जो होर्डिंग वॉर शुरू हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले पर अगला वॉर कहां शुरू हुआ है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं शेख गुल मोहम्मद। झांसी में जगह जगह बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बयान में बोला गया था कि बटेंगे तो कटेंगे, जिसके बाद से ही ये नारा होर्डिंगों का रूप ले चुका है, जो कि पूरे प्रदेश में नहीं यानी कि पूरे देश भर में अब ये होर्डिंगें दिखाई देने लगी हैं, जिसमें हमारा बुंदेलखंड का झांसी भी शामिल हो गया, जिसमें आज पोस्टर वार देखा गया, जिसमें सदर विधायक रवि शर्मा की फोटो लगी हुई है और उस पर लिखा हुआ है कि बटेंगे तो कटेंगे, जिसके बाद से ही सत्ता के गलियारों में इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन का कहना है कि इस तरीके के शब्द लोगों के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। झांसी से शेख गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। अगली खबर लखनऊ से है, जहां सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया और दुष्कर्म के बाद पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है और क्या कुछ पुलिस का रुख रहा है इस मामले पर, आरोपी गिरफ्तार हुआ या नहीं, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान। साथ हुए सामूहिक बलात्कार के बाद युवती ने बच्चे को जन्म दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि उन 4 लोगों में उस बच्चे का बाप कौन है, जिसको लेके
जो प्रशासनिक अधिकारी है और जो पुलिस प्रशासन है उसने उन चारों का डीएनए टेस्ट करा लिया। अब उस डीएनए के बाद पता लगेगा कि उस बच्चे का पिता कौन है। आपको बता दें एक घटना पिछले 1 साल पुरानी बताई जा रही है। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के मोनीपुरवा की घटना बताई जा रही है, जहां पे प्रकाश नामक व्यक्ति ने उस युवती को बहला फुसला कर अपने साथ सीतापुर ले गया था। सीतापुर में जहां पे एक व्यक्ति के हाथ उसको बेच दिया गया था, वहां पे कुछ दिन रोकने के बाद युवती को वहीं दूसरे 2 लोगों के हाथ बेचा गया। कुल 4 लोग ने मिलकर उस युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया, जिसके बाद से युवती की स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उस पूरे मामले को लेकर मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखने के बाद उन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया। फिलहाल मामला अभी भी वहीं पर अटका हुआ है कि जो सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता थी, उसने जिस बच्चे को जन्म दिया था, उस बच्चे का पिता कौन है। फिलहाल ये सारे सवालों पे से पर्दा तभी हटेगा जब डीएनए रिपोर्ट सामने आएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि उन 4 आरोपियों में उस बच्ची का पिता कौन है। मोहम्मद अमान, इंडिया। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में खंचाजी का जन्मदिन मनाया गया। लेकिन क्यों मनाया गया है खंचाजी का जन्मदिन, आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। प्रमुख अखिलेश यादव ने नोटबंदी के दौरान जन्म में खजांची का जन्मदिन मनाया और साथ ही साथ नोटबंदी को लेकर सरकार पर बड़ा हमला भी बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार को फेंकने की पूरी कोशिश किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि योगी को शांत स्वभाव का होना चाहिए। साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ यानी यूपी सीएम ने अपने मुकदमे वापस लिए, यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसान समस्या, बेरोजगारी और साथ ही साथ आरओ भर्ती परीक्षा प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई बड़े हमले किए। हालांकि उपचुनाव के दौरान जिस तरह से समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और साथ ही साथ बड़ा हमला बोल रही है, इससे कहीं न कहीं सियासत भी गर्मा गई है। सहयोगी सिराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर मेरठ से है, जहां आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल प्रदर्शन देखा गया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह प्रदर्शन क्यों किया है, क्या है इसकी वजह, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाहरुख शैफी। मेरठ के कमिश्नरी चौराहा पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर प्रदर्शन करते हुए एक मेरठ के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा है कि सरकार के ने जो फैसला दिया है कि 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद करने के जो आदेश दिए गए हैं वो बिल्कुल तुगलकी फरमान है, सरकार इसको वापस ले। वहीं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी ने कहा है कि राइट टू एजुकेशन ये कहती है कि 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल प्राइमरी होना चाहिए और सरकार ने पहले लॉकडाउन में भी 20,000 प्राइमरी स्कूल बंद किए थे और अब वही 27,000 इस प्राइमरी स्कूल बंद करने जा रही है। लेकिन ये फैसला बिल्कुल गलत है, सरकार इसको वापस ले। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख। यूपी में चल रहे पोस्टर वॉर के बीच लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगाया गया। क्या कुछ लिखा गया इस पोस्टर में, इसके बारे में तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में समाजवादी पार्टी के होर्डिंग वार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज समाजवादी पार्टी एक होर्डिंग लगाकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नारों पर कटाक्ष करती है। आज भी एक होर्डिंग लगाई गई जिसमें पीडीए की मजबूती के साथ साथ मोहब्बत बांटने का दम भरा गया। इस होर्डिंग में
दरअसल आज सपा नेता इखलाक ने समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर एक होर्डिंग लगा दी, जिसमें लिखा कि तुम जुल्म करो और साथ ही साथ नफरत का योग करो। कई ऐसे स्लोगन लिखे गए और यह भी लिखा गया कि आप जुल्म कर रहे हैं तो हम मोहब्बत बांटेंगे, तरक्की का रास्ता क्लियर करेंगे और साथ ही साथ पीडीए का इनकलाब लिखेंगे। फिलहाल जिस तरह से होर्डिंग वार के जरिए समाजवादी पार्टी अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नारों पर पूरी तरह से। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी बीच आयकर विभाग का एक बड़ा एक्शन सामने आया। आपको बताएं कि आयकर विभाग ने कई जगह छापेमारी की है। क्या कुछ है पूरा मामला, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय पांडे। विधानसभा चुनाव है। झारखंड 13 नवंबर को झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके पहले आज आईटी की टीम ने झारखंड के कई स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस छापेमारी के बाद जो है झारखंड के कारोबारियों या व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के निजी आवास में भी छापेमारी की और घंटों छापेमारी के बाद वो ईडी की टीम लौट आई है। इसके बाद अब झारखंड की सियासत काफ़ी गर्म है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि हवाला तार इन कारोबारियों से जुड़े हुए हैं और इनके पैसे लेन देन की भी सूचनाएं की मिलने के आधार पर आज आईटी की टीम ने छापेमारी की है। अब देखना पड़ेगा कि आईटी की टीम जो छापेमारी की है इसके बाद अब झारखंड की सियासत किस तरीके से तरंग लेती है, ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो आज के लिए रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।